हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के अध्याय 8 ठोसों के यांत्रिक गुण के भाग 4 में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य बिंदु जिसमें हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे वो हैं यंग गुणांक, यंग्स मॉडुलस, उसके पश्चात उदाहरण 8.1, उदाहरण 8.2 और उदाहरण 8.3। तो चलिए सबसे पहले हम यंग गुणांक के बारे में जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने प्रत्यास्थता गुणांक जाना था। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि किस तरह से प्रतिबल लगाएं और किस तरह की विकृति उत्पन्न करेगी। इसके आधार पर 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। तो उसमें सबसे पहले यंग गुणांक के बारे में आपको जानना है। तो तनक प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग गुणांक कहते हैं और इसे हम कैपिटल Y द्वारा निरूपित करते हैं। तो हमने तनक प्रतिबल को सिग्मा से और अनुदैर्ध्य विकृति को साइलन से डिनोट किया है और इनके अनुपात को समीकरण 1 में हमने यंग गुणांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल Y के द्वारा प्रदर्शित किया है। अब इसके सूत्र का निगमन करने के लिए हमने ये चित्र बनाया है। इस चित्र में आपको दर्शाया जा रहा है कि एक सिलेंडर है बेलन जिसकी लंबाई कैपिटल L है और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस पर हमने बाह्य बल F लगाया दोनों पृष्ठों पर, जिससे कि इसकी लंबाई में वृद्धि होकर L प्लस डेल्टा L हो गई। तो चित्र से आपको दिख रहा है कि आरोपित बल और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात को हमने समीकरण 2 में तनक प्रतिबल के द्वारा का मान है और समीकरण 3 में लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हमने अनुदैर्ध्य विकृति के द्वारा दिखा दिया। अब समीकरण 2 और 3 के मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यंग गुणांक का सूत्र हमें समीकरण 4 में निगमित होकर मिल जाएगा। ये सूत्र आपको विभिन्न न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हमें ना देकर अनुप्रस्थ त्रिज्या दी गई है और हमें बल F ना देकर तार पर लटकाया हुआ द्रव्यमान कैपिटल M दिया गया है, तो जो आरोपित बल है उस लटकाए गए द्रव्यमान के भार mg के बराबर होगा और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। तो समीकरण 5 से ये मान उठाकर जब समीकरण 4 में रख देंगे तो हमें y का मान पुनः प्राप्त हो जाएगा और इसको देखिए y बराबर mgl अपान पाई r स्क्वायर डेल्टा L। नया सूत्र आपको पृष्ठ के दाहिने भाग में प्रदर्शित है। तो इस प्रकार यंग गुणांक का सूत्र हमने निगमित कर लिया है। अब हम लोग अगले पृष्ठ में कुछ द्रव्य अर्थात पदार्थों के यंग गुणांक और पराभव सामर्थ्य के बारे में इसके मान दिए गए हैं। तो ये आपको विभिन्न प्रेक्षणों के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो कि किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर लेंगे। तो विभिन्न पदार्थ आपको जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, लोहा है, ये जितना डेली यूज में पदार्थ यूज हो रहे हैं इन सब का देखिए इसमें अस्थि यानी हड्डी के भी बारे में बताया गया है कि हमारी हड्डी की क्या सामर्थ्य हो सकती है, यंग गुणांक क्या है। तो ये सब जरूरत पड़ने पर हम लोग इसको देख लेंगे और किसी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो हम यहीं से इसको यूज करेंगे। अब अगले पृष्ठ में देखिए उदाहरण 8.1 को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस उदाहरण को आप ध्यान से पढ़ें
तो आपको क्या बता रहा है कि एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ है। अब देखिए इस्पात की छड़ है, पिछले पृष्ठ में जो हमने विभिन्न पदार्थों के यंग दिए थे तो उसको इस्पात नाम से आप वहां ढूंढ सकते हैं। इस्पात की छड़ की देखिए त्रिज्या आपको गिवन है, लंबाई गिवन है और कितने न्यूटन का बल दिया गया ये भी गिवन है। ये हम देखें यहाँ पे दिया गए डेटा हमने नोट कर लिया और हमें ये ज्ञात है पिछले टेबल पे जो हमें ज्ञात था, और यहाँ क्वेश्चन में भी ये देखिए हमें दिया गया है यंग गुणांक। तो प्रतिबल आपको ए पार्ट में प्रतिबल निकालना है, बी पार्ट में विस्तार यानी कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, और सी पार्ट में आपको विकृति निकालना है। तो प्रतिबल का सूत्र आपको आरोपित बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, और चूंकि क्षेत्रफल त्रिज्या के रूप में निकालना है तो उसकी जगह पाई आर स्क्वायर रख देंगे। दी गए मान को इसमें जब रखा, हल करा तो प्रतिबल का मान आ जाएगा। अगले पृष्ठ पे हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यंग गुणांक हमें दिया गया है प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल हम निकाल चुके हैं, तो विकृति का मान देखिए प्रतिबल बटा यंग गुणांक से मिल जाएगा। ये मान हमने प्रतिबल को जो निकाला था इसमें रख दिया, यंग गुणांक तो दिया ही था, तो इस प्रकार विकृति का मान हमको ये पता, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। और विकृति को आप अगर प्रतिशत में निकालना है तो 1.6% आएगी, और 0.159 को हम अप्रोक्सीमेटली 0.016 लिख सकते हैं। अब सी पार्ट को देखिए अगले पृष्ठ में हमने सॉल्व किया है। विकृति जब हमें पता चल गई, लंबाई में वृद्धि यानी विस्तार बटा प्रारंभिक लंबाई, तो इस प्रकार आपको लंबाई में वृद्धि अर्थात सी पार्ट में जो विस्तार निकालना था वो यहाँ से मान रखकर हमें प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि प्रारंभिक लंबाई हमको मीटर में दी थी तो इस पहले बॉक्स में हमने आंसर मीटर में निकाला है, इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा। अब अगले पृष्ठ पर हम उदाहरण 8.2 देखेंगे, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि तांबे का एक तार दिया गया जिसकी लंबाई है। तो देखिए कॉपर के लिए LC हमने यूज किया है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ क्या गिवन है। और इस्पात का दिया गया है तो इस्पात के लिए हमने स्टील के लिए LS लिख लिया है, गिवन वैल्यूज इनकी लंबाई। कॉपर का यंग्स मॉडुलस हमने उसी टेबल से जो आपको शुरू में दिखाई थी उससे नोट कर लिया, और स्टील का यंग्स मॉडुलस भी हमने नोट कर लिया। तो कॉपर के लिए सफिक्स में C लगा है, स्टील के लिए सफिक्स में S लगा है, स्टील मीन्स इस्पात। और तांबे के तार में प्रतिबल और स्टील के तार में प्रतिबल आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक समान है। तो प्रतिबल बराबर यंग गुणांक गुणे विकृति होता है, तो ये मान कॉपर के लिए हमने लिख लिया, और यही मान स्टील के लिए यंग गुणांक गुणे विकृति हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए कॉपर की लंबाई वृद्धि और स्टील की लंबाई वृद्धि का सूत्र आपको ये मिल गया। इसमें दी गए मान को जब आपने रखा तो ये मान अनुपात कॉपर की लंबाई वृद्धि स्टील की लंबाई वृद्धि का अनुपात 2.5 आपको प्राप्त हो गया। और कुल विस्तार आपको दिया गया है, ये कुल विस्तार हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया है डेटा, ये डेटा हमें 7 × 10⁻⁴ मीटर दिया है। अब जो समीकरण 1 में हमने मान निकाला, समीकरण 2 में इसको रख के हल करेंगे। डेल्टा LC का मान हमको यानी कॉपर की लंबाई वृद्धि इतनी प्राप्त होगी, और स्टील की लंबाई वृद्धि हमको 2 × 10⁻⁴ मीटर प्राप्त होगा। अब ये मान तांबे के लिए यंग गुणांक का सूत्र हमें मालूम है, तो तांबे के लिए यंग गुणांक के सूत्र में हमने जब इस समय सारे दिए गए मान और प्राप्त मान को जब निकाला तो देखिए जो भार लटकाया गया था उसका मान अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार कैलकुलेट करने पर भार का मान 180 न्यूटन आया है। तो इसमें ध्यान से दी गई चीज़ों को जब हमने लिख लिया तो अंततः अपने आंसर को हम लोग ने प्राप्त कर लिया। अब अगले पृष्ठ पर उदाहरण 8.3 को हम देखेंगे। अब ये सर्कस
आप लोग ने देखा होगा, टीवी में अक्सर दिखाते हैं इस तरह की चीज़ों को, कि सर्कस में एक ह्यूमन पिरामिड बनाया गया, मानवीय पिरामिड बनाया गया, जिसमें चित्र में दिखाई पड़ रहा है कि बिल्कुल निचला व्यक्ति अपने पैरों पर ऊपर पिरामिड के शेप में कई व्यक्तियों को भार को सहन कर रहा है अपने पैर पे। ये आपको क्वेश्चन दिया गया कि संतुलित ग्रुप का सारा भार एक व्यक्ति अपने पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों पर आधारित कर लिया है, चित्र में आपको दिखाया गया है। अब इस कार्य का निष्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों मेजों आदि का कुल द्रव्यमान आपको 280 केजी दे दिया गया। जो निचले व्यक्ति के दोनों पैरों पर 280 केजी के जो द्रव्यमान इसके भार को उसने संतुलित करा है। पिरामिड की तली पर अपनी पीठ पर बल लेटते हुए व्यक्ति का द्रव्यमान जो सहन कर रहा है उसका द्रव्यमान कह रहे हैं 60 केजी है। और इस व्यक्ति की जो फीमर वाली हड्डी है, उर्वस्थि उसे हड्डी को कहते हैं हिंदी में, फीमर अंग्रेजी में कहते हैं, कि लंबाई दिया गया आपको कैपिटल एल। और चूंकि अस्थि है, अस्थि का उस टेबल में हमने आपको यंग गुणांक सब दिया था, हमने बताया था यूज करेंगे, तो उसकी प्रभावी त्रिज्या भी आपको दी गई है। तो ये बताना है कि हमें कितनी मात्रा से वो संपीड़ित हो जाएगी हड्डी। तो देखिए आप इस चित्र में आपको गिवन क्या चीज है, इसको ध्यान से जब आप देखेंगे तो कुल द्रव्यमान दिया गया है, निचले व्यक्ति का द्रव्यमान दिया गया है, व्यक्ति के पैरों पर कितना द्रव्यमान आया, तो कुल द्रव्यमान में से आपने व्यक्ति का द्रव्यमान हटा दिया तो 200 केजी का द्रव्यमान व्यक्ति के पैरों पर आया। अब पैरों का कुल भार, जो पैरों पर कुल भार आया है, तो द्रव्यमान को आपने जी से गुणा कर दिया तो 200 जी न्यूटन आ गया। इसको जी की वैल्यू 9.8 रखा तो 2156 न्यूटन पैरों पे भार आ गया। और प्रत्येक उर्वस्थि पे भार, ये दो पैर पे मिला के है तो एक पैर की उर्वस्थि पे कितना भार आया, इसे 2 से डिवाइड कर देने पर एक पैर की उर्वस्थि पे भार आ गया 1078 न्यूटन का भार आ गया। अब उर्वस्थि की लंबाई दी है, त्रिज्या दी है, यंग गुणांक हमने आपको बताया था, टेबल से आप अस्थि का ले लेंगे। तो संपीड़न जो कि हमें ज्ञात करना है, सपोज कर लो डेल्टा एल है। तो अब यंग गुणांक का सूत्र तो आपको मालूम है, ये अब हम लोग अगले पृष्ठ में इस चीज को देखेंगे कि किस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगले पृष्ठ में देखें, यंग गुणांक का सूत्र हमें ये मालूम है, यहीं से हम डेल्टा एल का सूत्र निकालेंगे और इसमें दिए गए मान और ज्ञात के मान को हमने रख दिया और सावधानी पूर्वक हल करा। तो ये देखिए मीटर में आंसर आया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये भिन्नात्मक कमी निकालनी है तो इसको प्रारंभिक लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इतने प्रतिशत की भिन्नात्मक कमी आ गई, जो कि बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन ये भिन्नात्मक कमी आएगी। अब अगले पृष्ठ पर हम ये जानेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने यंग गुणांक के बारे में पढ़ा, जिसको कैपिटल वाई से आप निरूपित करते हैं, जिसका मान आपने तनक प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है। उदाहरण 8.1 और 8.2 और 8.3 को पढ़ा। अगले पृष्ठ में हम ये जानेंगे कि अगली कक्षा में हमें क्या पढ़ना है। तो अपरूपण गुणांक पढ़ेंगे, उसके साथ उदाहरण 8.4 पढ़ेंगे, आयतन गुणांक पढ़ेंगे, उसका उदाहरण 8.5 पढ़ेंगे और पॉइसन अनुपात को भी जानेंगे। तो अब आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।